तो बच्चों कल हम चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको वेव एंड साउंड या साउंड वेव जिसे बोलते हैं, और उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें एक ग्लास का जार लिया था और इस ग्लास जार के ऊपर की तरफ हमने कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक कॉर्क लगाया था। एक लूज होता है जिसे पैकिंग कह सकते हैं, और हमने इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक बेल लगाई थी। दिस इज इलेक्ट्रिक बेल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है साउंड वेव जनरेट करना, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, और यहाँ से बच्चों हम लोग प्लस माइनस बैटरी से जोड़ते हैं इसको ताकि इसमें करंट जा सके। ठीक है, और इस पूरे ही सिस्टम को हम एक बेस पर रखते हैं, पैकिंग बेस होता है, और नीचे से एक वैक्यूम या एयर जाने के लिए हम यहाँ से एक वैक्यूम पंप निकालते हैं। वैक्यूम पंप। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्रूव करेंगे कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए हमें मीडियम की नीड होती है। ठीक है, एक बार से ड्रॉ कर लें क्योंकि फिर इसके बाद आपको बस हम समझाना है, इसको लिखवाना नहीं है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक बेल एयर के साथ में हम साउंड करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। आवाज़ आ रही है भाई, इसकी आवाज़ आ रही है, जब बंद करिए माइक अपना। तो जब एयर का केस होता है, केस वन एयर, जब एयर होती है जार के अंदर, तो बच्चों क्या होता है, हमें साउंड सुनाई पड़ती है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल को हम जब यहाँ पर सर्किट को क्लोज करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एयर पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हमें इसके जार के बाहर हमें साउंड सुनाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, हमें इसलिए जार के बाहर साउंड सुनाई पड़ती है। मैं नाम दे रहा हूँ किसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा बच्चों ध्यान दिया करो इन चीज़ों पर। समृद्धि पाटिल प्लीज़ अपना माइक बंद करिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब एयर होती है और हम बेल को जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो बेल से साउंड निकलती है और हमें बाहर सुनाई पड़ती है, हमारे ईयर को सुनाई पड़ती है। ठीक है, हमारा ये एयर है। ठीक है, ईयर है, ये सुनाई पड़ती है, मतलब साउंड प्रोपेगेट। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये तो आपने जार क्लोज कर रखा है, तो बच्चों जार भी तो एक मीडियम ही तो है, उसके अंदर तो मटेरियल है, सिलिका वगैरह जो मिला होता है वो तो मटेरियल ही तो है। यानी कि अगर आप रूम के अंदर भी बोलते हैं या रूम के अंदर भी बेल बजाते हैं तो हमें रूम के बाहर उस बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है, दूसरा केस, अगर हम वैक्यूम कर दें। अच्छा, वैक्यूम कैसे करेंगे बच्चों? कोई सक पंप से हम बाहर एयर निकाल दें और एयर निकालने के बाद हम इसको क्लोज कर दें। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप से इसको एयर को बाहर निकाल दिया, तो कुछ इसमें चेंज तो होगा नहीं, केवल बस एयर जो है वो नहीं बचेगी, यानी कोई भी इसके अंदर मीडियम नहीं बचेगा, मतलब नो मीडियम। ठीक है, तो जब कोई मीडियम नहीं बचेगा तब हम बेल को एक बार फिर से करंट देते हैं तो देखते हैं नो साउंड, हमें कानों पर कोई साउंड नहीं सुनाई पड़ेगी। तो ऐसा क्या हुआ, सब कुछ तो हमने पहले जैसा ही किया, हमने करंट की सप्लाई दी, इलेक्ट्रिक बेल भी साउंड क्रिएट किया क्योंकि हमें दिखता है बाहर से, क्योंकि कांच का पूरा एक जार है ये, हमें दिखा कि इसमें सप्लाई गई और इसकी बेल में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन स्टार्ट हुए, लेकिन
बाहर एक ऑब्जर्वर को हम साउंड सुनाई नहीं पड़ा, तो ऐसा चेंज क्या हुआ जिससे कि हमें साउंड सुनाई नहीं पड़ा? तो वो चेंज था कि अगर आप इस चैम्बर के अंदर, इस जार के अंदर अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दें तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी। यही रीज़न है कि स्पेस पर जाने पर आपको एक दूसरे की साउंड नहीं सुनाई पड़ती है, बल्कि वो केवल इशारे से बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, किसी मैग्नेटिक वेव के थ्रू उनके मतलब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन जो है बाकायदा मोबाइल की टर्म्स में होता है, या उस केस में करते हैं, या फिर वो केवल इशारों से बात करते हैं। यही रीज़न है कि स्पेस में आप किसी को भी बोल करके नहीं बुला सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस में बच्चों आप लोग अपना फेस तक नहीं देख सकते हैं, शीशे में दिखेगा ही नहीं वहाँ पर, ठीक है? तो बच्चों से नोट कर लें। नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या मिला? देखिए, आपने देखा कि एयर जब नहीं रहती तो हमें साउंड सुनाई नहीं पड़ती है। तो हमें कंक्लूजन मिला, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम around the source, sound is not being propagated. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अगर हम दें, मून हैज़ नो एटमॉस्फियर, मून हैज़ नो एटमॉस्फियर। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर कोई एक्सप्लोर करें, अगर आप मून के आसपास या मून पर बम का कोई एक्सप्लोर करें तो उसकी साउंड हमें अर्थ तक नहीं सुनाई पड़ेगी। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। बच्चों, अब आपको समझने में स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आपको पढ़ाते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो आपको हमारी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों आप जो सिलेबस पढ़ के आए हैं 9th-10th में, उसका लगभग 7 टाइम्स ज़्यादा सिलेबस आपको मिलेगा 11th में, उतना ही सिलेबस आपको चेंज मिलेगा 12th में। तो आपने जो 9th और 10th में 8 मंथ में जो पढ़ाई करी है, 4 या 5 चैप्टर पढ़ करके, बच्चों यहाँ पर आपको 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 1 साल में। 11th में अप्रॉक्सीमेट ऐसे 18 से 19 हैं, और 12th में भी ऐसे 18 से 19 चैप्टर हैं आपके। तो ये तभी पॉसिबल है जब बच्चों आपकी स्पीड के बच्चों सबसे पहला आता है वर्ड पिच। पिच क्या होता है बच्चों? पिच का जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ। गर्ल्स की और बॉयज़ के साउंड में डिफरेंस होता है, क्योंकि गर्ल्स की जो पिच है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मेल के साउंड में पिच कम होती है, लाउडनेस ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स की साउंड में पिच होती है और मेल के साउंड में लाउडनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पिच का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, वेव का रिपीटिशन जल्दी जल्दी होना। जैसे अगर हम बात करें हाई पिच की और लो पिच की, तो बच्चों ये कहलाएगा आपका हाई पिच, तीखा, है ना, बहुत। और ये बच्चों कहलाएगा आपका लो पिच। क्यों? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइब्रेशंस का पूरा फॉर्म है, वाइब्रेशंस का जो बनने का फॉर्म है या वेव का जो फॉर्म है, वो
इतनी स्पेस में बहुत ज़्यादा है, जबकि उतनी स्पेस में यहाँ पर जो वेव्स बन रही है वो कम बन रही है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर, यहाँ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ लेसर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी पिच का रिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी से होता है, प्लीज़ नोट डाउन। ऑफ एन एमिटेड साउंड, ऑफ एन emitted sound, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, हायर पिच और लोअर पिच, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। हाई पिच को बोलते हैं श्रिल साउंड, श्रिल साउंड, और लो पिच को बोलते हैं, यहाँ बच्चों पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी है, लो पिच को बोलते हैं हॉर्स, HOARSE, हॉर्स साउंड। अब इनके भी एग्जाम्पल देख लो। श्रिल साउंड निकालने वाले कौन कौन से जानवर या हमारे क्रिएचर हैं हमारे अर्थ पर? गिटार, जैसे बीज, हमिंग बीज, हमिंग बीज, ठीक है, गिटार ETC। हॉर्स साउंड निकालने वाले लॉयन, कार हॉर्न, ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको भी। साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस और सॉफ्टनेस, आपने केवल लाउडनेस पढ़ा होगा, आप पढ़ाएंगे लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। तो बच्चों इसका जो रिलेशन है वो होता है एम्पलीट्यूड से। ये हम आपको केवल एक पॉइंट देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि इसका रिलेशन किससे होता है, एम्पलीट्यूड से, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो लाउडनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड से होता है, मतलब अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस कम होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। बच्चों लिख सकते हैं दिस साउंड वेव is the sensation that depend upon amplitude। देखिए हम केवल आपको एक डायग्राम बनाएंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस आपका कुछ इस तरह से आएगा, हायर एम्पलीट्यूड, ठीक है। यही अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें तो बच्चों, तो आप देख रहे हैं, तो बच्चों ये कराएगा आपका लाउडनेस और ये कराएगा आपका सॉफ्टनेस, ठीक है। जनरली डांस फॉर्म्स जो होते हैं वो लाउडनेस पे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमेशा इस सॉफ्टनेस वाले म्यूजिक को सुनते हैं, हकीकत है ये, ठीक है बच्चों। क्यों, देखो आप यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या बच्चों होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड ए, है ना, हाईएस्ट क्रस्ट और ट्रफ की जो ये डिस्टेंस है एक्सेस से, ये देखो आप, है कि नहीं, स्मॉल एम्पलीट्यूड इसका स्मॉल, इसका हायर है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है बच्चों उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है और अगर कम है तो सॉफ्टनेस कम है, ठीक है बच्चों, नोट करें इसको। टिम्बर और क्वालिटी, कैसे कैसे नाम होते हैं, क्वालिटी समझ में आता है, टिम्बर कहाँ से आता है, टिम्बर और क्वालिटी, ठीक है।
जैसे आप अपने भाई बहनों की आवाज़ से जान जाते हैं कि कौन सा भाई या कौन सी बहन हमको कॉल कर रही है, बुला रही है। चाहे भले वो फ़ोन पर ही आपसे क्यों ना बात करे, अननोन नंबर से, आप जान जाते हैं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। कैसे जाना आपने? अभी फ़ोन पे तो शक्ल दिखती नहीं है, या दूर से कोई छुप के आपको बुला रहा है तो भी शक्ल दिखती नहीं है। तो आपने केवल उसकी साउंड से जान लिया कि ये कौन सा छोटा बच्चा है, या भाई है, या मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है आपको, फ़ोन पर या दूर से। तो बच्चों ये जो पहचानने की जो क्वालिटी है ना, मैंने बोला क्वालिटी साउंड से तो आई है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट होगी, उनकी लाउडनेस डिफरेंट होगी। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, यानी कि अगर दो साउंड जिनकी लाउडनेस सेम हो या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, जबकि दोनों अलग होंगे, कोई भी एक क्वालिटी सेम हो दोनों में, तो भी आप जान जाएंगे कि ये है किसकी साउंड, किसका साउंड है ये। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी ही कहलाती है टिम्बर और क्वालिटी। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ it is the characteristics of a sound enables us to distinguish between the sound of same loudness and pitch तो आप एक बात समझ गए होंगे कि आप अपने घर में सभी लोगों की साउंड पहचान जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी आपके अंदर ऐसे बोलते हैं टिम्बर और क्वालिटी, मतलब उस साउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, उनकी लाउडनेस दोनों की सेम होने के बाद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं टिम्बर और क्वालिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपको देना चाहें कि अगर हम आपकी आंख बंद करके एक बार वायलिन बजाते हैं और या फिर इसके साथ अलग अलग फ्लूट बजाते हैं अगर, ठीक है, जिसे हम बांसुरी बोलते हैं, तो आप समझ जाएंगे, केवल सुन के समझ जाएंगे कि कौन सी डिवाइस इस समय साउंड क्रिएट कर रही है, उसका नाम क्या है। आपने जो पहचानने की जो क्षमता है, ये जो कैरेक्टर है, साउंड की जो कैरेक्टर है, उसको बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी। बच्चों इंटेंसिटी का रिलेशन एनर्जी से होता है। ठीक है, अगर हमें बहुत दूर साउंड को भेजना है तो उस साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ एनर्जी कम होती जाती है। अगर आपको 10 किलोमीटर दूर काम करने को दे दिया जाए तो आपकी आधी एनर्जी रास्ते में ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो साउंड का भी रिलेशन एनर्जी से होता है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। दूर भेजने के लिए हमें साउंड को ज़्यादा एनर्जी में या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फार्मूला है उसी के बेस पर इसको डिफ़ाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन याद रखने के लिए हमें सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, तो आप केवल डेफिनेशन इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जब साउंड को भेजते हैं तो हमेशा उसकी एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी किसके रेशियो में? इसके रेशियो में टाइम के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बच्चों को इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी का हमें यूज़ कहाँ होता है?
हमें जब साउंड को बहुत दूर भेजना होता है, लार्ज डिस्टेंस पर भेजना होता है, तो हमें उसकी इंटेंसिटी या उसकी एनर्जी को बढ़ाना होता है। ठीक है बच्चों, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज़ एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए यूनिट हम निकाल लेते हैं। अब साउंड एनर्जी है तो जूल में होगा, ऊपर जूल, जूल, और टाइम की किस में होती है बच्चों? सेकेंड में, सेकेंड, और एरिया किस में होती है बच्चों? मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों जूल पर सेकेंड आप कह सकते हैं वॉट, है ना, पावर वॉट बन जाता है। बच्चों वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड खत्म। हाँ तो बच्चों रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग मतलब हम कौन कौन से फ्रीक्वेंसी इस साउंड को सुन सकते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो वैल्यूज हम लिखने जा रहे हैं आपको बच्चों, आपके जैसे बहुत से कॉम्पिटिशन्स हैं जो बीए पास करके बच्चों एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं, मैंने देखा है ये। तो बच्चों 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है बच्चों से 20K मतलब 20,000 या किलो हर्ट्ज। बच्चों ये साउंड इनके बीच में हम लोग सुन सकते हैं। ए ह्यूमन ईयर इज एबल टू ईयर मतलब इसको ह्यूमन सुन सकता है, ह्यूमन कैन हियर इनके बीच में। ठीक है, बिटवीन इनके बीच हो सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से लेस या लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज ह्यूमन कांट हियर, ह्यूमन कांट हियर। ठीक है, नहीं सुन सकता है वो। ठीक, कांट हियर। ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज ये भी नहीं सुन सकता। ठीक है, अच्छा, और ये जो लिमिट्स है एक्चुअल में हमारे एज के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं चिल्ड्रन। ठीक, आप यकीन नहीं मानेंगे जो हम अभी नहीं सुन पा रहे हैं, देखिए बच्चे कहाँ तक सुन लेते हैं। ए चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ समवॉट हायर फ्रिक्वेंसी से अप टू 30 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 30 किलो हर्ट्ज तक, 20 से 30 किलो हर्ट्ज तक चिल्ड्रन सुन सकते हैं। कैन हियर, आई थिंक ये आपकी नया होगा। ठीक है, इनके बीच, जबकि हम लोग कहाँ तक सुन सकते हैं, केवल इतनी आवाज़ सुन सकते हैं, इतने चिल्ड्रन सुन सकते हैं इतनी आवाज़ को। ठीक है, लेकिन एल्डर पर्सन जो है वो 10 to 12 किलो हर्ट्ज ये सुन सकते हैं एल्डर पर्सन, आपके दादाजी लोग। ठीक है बच्चों, और 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज ये एक एवरेज रेंज है, ऑडिबल एवरेज रेंज है। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में हैव अ नाइस डे।